दोस्तों मैं हूँ हेमंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी वाला यूट्यूब चैनल। चलिए आज देख लेते हैं पुष्प के मादा भाग एवं उनके कार्यों को कि पुष्प के मादा भाग कौन कौन से होते हैं और क्या उनका कार्य होता है। इसके पहले हम लोग पुष्प के नर भाग और उसके कार्यों को पढ़ चुके हैं जो कि पुंकेसर नाम से चैनल पर अपलोड है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी में चैप्टर 2 बायोलॉजी का, जिसका नाम है पुष्पों में लैंगिक जनन को। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पुष्प का या किसी फूल का फीमेल पार्ट होता है यानी कि मादा भाग होता है, जैसे कहें कि हाँ स्त्री केसर पार्ट होता है, उसे हम जायंग या स्त्री केसर नाम देते हैं। ठीक है, पुष्प का जो मादा भाग होता है यानी कि ये ऐसे समझिए कि जो महिला भाग होता है फूल का, उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। ये स्त्री केसर में कौन कौन से भाग होते हैं और किस भाग का क्या कार्य होता है इसी वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो देखिए, पुष्पासन पर सबसे ऊपर की पर्व संधि पर पाए जाने वाले पुष्पी भाग को जायंग या फिर स्त्री केसर कहते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के लिए जायंग पुष्प का मादा जनन भाग होता है। इसके अवयव को अंडप कहते हैं। ठीक है, अब बात को समझते हैं। देखिए, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, यह पुष्प का मादा भाग है। इसको हम स्त्री केसर का भाग कहते हैं। अब इसमें जो पुष्प का मादा भाग होता है, इसके जो अवयव होते हैं यानी कि इसके जो पार्ट होते हैं, इसे हम अंडप कहते हैं। ठीक है, अब यह मात्र एक स्त्री केसर यानी कि कॉर्पल से बना होता है, तब उसे एक अंडपी कहते हैं। बात को समझिएगा। जैसे ये जो पुष्प का मादा भाग होता है यानी कि जो स्त्री केसर होता है, यह जब केवल एक स्त्री केसर इस पे होता है यानी कि एक ही पार्ट होता है, तो उसे एक अंडपी कहते हैं। और जब एक से अधिक स्त्री केसर भाग होता है तो उसे बहुअंडपी कहते हैं। ठीक है, बात आई होप कि समझ में आ रही होगी आपको। हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो फूल का मादा भाग होता है, इस मादा भाग के अवयव को हम अंडप कहते हैं। और जब स्त्री केसर एक होता है तो उसे एक अंडपी कहते हैं। और जब एक ही फूल पे एक से अधिक स्त्री केसर होते हैं तो उसे हम बहुअंडपी कहते हैं। ठीक है, अब जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, या जो हम अवयव कह रहे थे यानी कि जो पार्ट्स कह रहे थे, वो 3 भाग होते हैं। पहला होता है वर्तिकाग्र, जिसे कि स्टिग्मा कहते हैं। दूसरा होता है वर्तिका, जिसे कि स्टाइल कहते हैं। और तीसरा होता है अंडाशय, जिसे कि हम ओवरी कहते हैं। अब ये जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा क्या भाग है। तो जैसे यहाँ सबसे ऊपर की भाग की बात करें तो यहाँ सबसे ऊपर देखिए, ये हमारा बना हुआ है। यहाँ पे ये वाला जो भाग है, ये जो हमारा भाग बना हुआ है, इस भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, इस भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। अब इसमें नीचे का जो फूला हुआ भाग होता है, ये कहलाता है अंडाशय। आप देख सकते हैं ये जो नीचे का फूला हुआ ये भाग है, इसी को हम कहते हैं अंडाशय। अंडाशय से जुड़ी हुई एक पतली नलिकाकार संरचना होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। ये जो पार्ट है, जो ये पार्ट है, ये बन रहा है, ये पतली नलिका बन रही है जो कि रेड कलर का हमने खींचा हुआ है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे वर्तिका कहते हैं। ठीक है, इसे वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका के ऊपर एक घुंडी जैसी रचना होती है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। तो ये जो सबसे ऊपर का ये भाग है, इसे ही क्या कहते हैं, इस भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ये पतली रचना को क्या कहते हैं, इसे वर्तिका कहते हैं। और ये जो उभरा हुआ गोला सा भाग है, इसे हम ओवरी यानी कि अंडाशय कहते हैं। तो ये फूल का एक मादा भाग है, इसे समझ लीजिए, क्योंकि इसके आगे जब इसके कार्यों को पढ़ेंगे तो इसी चित्र के माध्यम से समझने में हमें बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं जो वर्तिकाग्र होता है यानी कि ये जो भाग होता है जो कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह अंडप का सबसे ऊपरी भाग होता है। यह गोलाकार चपटा द्विशाखित पंखी, द्विशाखित पंखी का मतलब कि कुछ इस तरीके से होता है, तो इसे द्विशाखित पंखी कहा जाता है। रोमिल चिपचिपा सा होता है जो परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। देखो, परागकण इस पे तभी आकर के गिरेंगे, यानी कि जैसे देखो कि जो ऊपर वाला बना हुआ हिस्सा है, यह परागकण है। ठीक है,
ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा क्या है, ये परागकण है। ये परागकण मादा भाग में यहाँ जो हमारा ओवरी यानी कि इस फूल का अंडाशय होता है, अंडाशय तक ये तभी पहुंचेंगे जब यहाँ ऊपर ये उड़ करके बैठ पाएंगे। तो इसे ऊपर चिपकने के लिए, बैठने के लिए एक रोमिल चिपचिपा सा पदार्थ लगा होता है, जिसके कारण जो परागकण होते हैं वो यहाँ पे आकर के इससे चिपक जाते हैं। अब दूसरी जो काम करने का जिसकी बारी होती है वो होती है वर्तिका। ठीक है, वर्तिका अंडाशय व वर्तिकाग्र को जोड़ने वाली एक लंबी पतली नलिका को वर्तिका कहते हैं। यह पराग नलिका को मार्ग प्रदान करती है तथा वर्तिकाग्र को ऊपर उठाए रखती है, जिससे कि परागकणों को आसानी से ग्रहण कर सके। देखो दो काम इसका है, यानी कि ये जो पार्ट हम देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का दो काम है। पहली चीज तो यह स्ट्रेट ऊपर की तरफ रहती है, जिससे कि जो परागकण है वो ऊपर से, जैसे ये परागकण है ये ऊपर से इसमें आ सके, यानी कि स्ट्रेट बना रहे तो नीचे आ सके। और दूसरा ये वर्तिकाग्र से अंडाशय तक का एक रास्ता प्रदान करती है, ताकि जो परागकण है वो अंडाशय तक पहुंच सके। ठीक, तो ये आई होप कि ये दोनों चीजें जो है ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब तीसरी बात कर लेते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय की। तो ओवरी के अंदर एक गर्भाशयी गुहा यानी कि ओवेरियन कैविटी होती है, जिसमें एक या अनेक बीजांड होते हैं, और गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर अपरा यानी कि प्लासेंटा अवस्थित होता है। इससे उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी को बीजांड कहते हैं। और एक अंडाशय में एक बीजांड होता है जैसे सूर्यमुखी, और एक अंडाशय में एक से अधिक बीजांड यानी कि अनेक होते हैं, तो जैसे आर्किड, तरबूज, पपीता। बीजांड में मादा युग्मक बनते हैं जिसे अंडाणु यानी कि ओवम कहते हैं। अब बात को समझो, देखो जब परागकण आएगा तो परागकण यहाँ पे आने का क्या कारण है, यहाँ पे आने का कारण है जनन का, निषेचन का, कि जो परागकण यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है, ये जो परागकण ऊपर से यहाँ नीचे आ रहा है, जैसे मान लेते ये परागकण है और इसे यहाँ नीचे आना है, तो नीचे ये क्यों आएगा, क्योंकि इसे क्या करना होता है, निषेचन। तो निषेचन की जो क्रिया होती है वो होती है अंडाशय में। एक तरीके से इसे हम ओवरी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये यूटेरस के जैसा काम करता है। जिस तरीके से फीमेल्स में गर्भाशय का काम होता है, वैसे ही यहाँ पे अंडाशय का कार्य होता है। अंडाशय का वही कार्य यहाँ पे होता है। यहाँ पे छोटे छोटे बीजांड का निर्माण होता है जिसे कि अंडाणु कहते हैं, और इसी अंडाणु से ये जो परागकण होता है या करके निषेचित होता है, यानी कि उसी अंडाणु में प्रवेश करता है, तो वहीं से एक बीज बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, तो ये अंडाशय का काम होता है, क्या कि परागकण को अपने अंदर लेना और उसमें जो अंड तैयार हुआ है या अंडाणु तैयार हुआ है उसे निषेचित करवाना। अब ये तो रहा अंडाशय का बात। अब बात कर लेते हैं बीजांड या दीर्घ बीजाणुधानी या गुरु बीजाणुधानी की, यानी कि जो बीजांड या जिसको कि हम इसी बीजांड को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यही होता है अंडाणु, यही होता है अंडाणु, जिसमें कि जो परागकण आते हैं वो इसी में आकर के निषेचित होते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे एक परागकण है, एक परागकण है, तो वो परागकण कहाँ पे जाएगा, ये परागकण जाएगा इसी अंडाणु में। ठीक है, ये परागकण इसी अंडाणु में प्रवेश करेगा, और जो प्रवेश करेगा तो उस प्रक्रिया को कहेंगे हम निषेचन। ठीक है, ये जो प्रक्रिया हो जाएगी इसे ही निषेचन कहा जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसके बारे में समझ लेते हैं, यानी कि ये जो बीजांड कहा जा रहा है या बीजाणुधानी कहा जा रहा है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो बीजांड मुख्यतः अंडाकार होते हैं। इसका निम्नलिखित भाग होता है। कौन कौन सा भाग होता है? पहला होता है बीजांडकाय। ये बीजांड का मुख्य भाग होता है और पैरेनकाइमेट्स ऊतकों का बना होता है। इसकी कोशिकाओं में अंदर प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। खाद्य पदार्थ किसके लिए? वो जो बीज का निर्माण हो रहा होता है, जो निषेचन होता है, उसी के लिए खाद्य पदार्थ संचित होता है, ताकि वो जो बीज हो वो मेंटेन पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से तैयार हो सके। दूसरा होता है बीजांड द्वार। तो बीजांडकाय के 2 या 1 आवरण से ढका होता है और कुछ बीजांडों में इसका अभाव भी होता है। बीजांड में
आवरणों से पूर्ण रूप से ढका नहीं होता। शिखाग्र पर खुले हुए भाग को बीजांड द्वार कहते हैं। देखो, जो पहला एक ये अंडाणु की बात करते हैं, तो अंडाणु में यही कह रहा है कि थोड़ा सा खुला हुआ भाग होता है जिसे कि बीजांड द्वार कहते हैं, यहीं से परागकण प्रवेश करता है। तीसरा होता है निभाग। तो बीजांड द्वार के विपरीत बीजांड का वह भाग जहां से आवरण निकलते हैं उसे निभाग कहते हैं, यानी कि ये जो ऊपर वाला ये जो भाग है इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे निभाग। लास्ट वाला यानी कि फोर्थ वाला जो होता है वो होता है बीजांडकाय का वह स्थान जहां से बीजांड वृंत जुड़े रहता है, उसे नाभिका कहते हैं। यहां से एक पतली सी नलिकानुमा संरचना जुड़ी रहती है जिसे कि नाभिका कहते हैं। ये बीजांड का भाग होता है। ठीक, इसके बाद में अगला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रॉय सैक। तो बीजांड द्वार के ठीक पास भ्रूणकोश अवस्थित होता है और प्रत्येक बीजांड में सामान्यतः एक भ्रूणकोश होता है जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनता है। तो देखो, जो ओवरी होती है उसी ओवरी के पार्ट की बात हो रही। ओवरी में कुछ इस तरीके से ये संरचना बनी हुई होती है और उसी संरचना में इसी के पास में ये एम्ब्रॉय होता है। अब एक जो विकसित भ्रूणकोश होता है यानी कि एम्ब्रॉय होता है, इसमें निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला क्या पाया जाता है, अंड समुच्चय यानी कि एक एप्रोटस। यह बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 कोशिकाओं का समूह होता है। बीच वाले कोशिका को अंड कोशिका तथा बगल वाली दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में समझे थे कि यानी कि 3 कोशिकाओं के त्रिकोशिकी समूह का निर्माण होता है। एक भ्रूण में केवल एक ही अंड कोशिका होती है। भ्रूण का मतलब होता है कि बीज का निर्माण शुरू हो जाना। जिस तरीके से किसी एनिमल्स में जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो इट मीन्स होता है कि उसमें बच्चे का निर्माण होना शुरू हो गया। ठीक वैसे ही फूलों में जब भ्रूण का निर्माण होने लगता है तो इट मीन्स कि उसमें बीज बनना शुरू हो गया या फल आना शुरू हो गया है। नेक्स्ट वन होता है केंद्रीय कोशिका यानी कि सेंट्रल सेल। तो जो अंड समुच्चय के नीचे के भाग होते हैं उनको केंद्रीय कोशिका कहते हैं। भ्रूण कोश के मध्य भाग में इसके अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक होता है। यह निषेचन से पूर्व संयोग करके एक द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं और केंद्रीय कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है। रिक्तिका का मतलब कि खाली जगह होती है जहां से शुरुआत होती है एम्ब्रॉय के निर्माण की। प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। तो भ्रूणकोश के चैलेजल छोर की ओर 3 कोशिकाएं होती है। इसमें प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहती हैं। यह कोशिकाएं निषेचन के पहले या तुरंत बाद नष्ट हो जाती हैं। ये भ्रूणकोश का पार्ट था। कौन कौन सा, अंड समुच्चय जहां पे एक सेल्स होती है, केंद्रीय कोशिका जो ध्रुवों के केंद्र होता है और तीसरा है प्रतिव्यासांत कोशिका जो निषेचन के पहले या निषेचन के तुरंत बाद में नष्ट हो जाती हैं। अब समझ लेते हैं कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के लिए मृत कोशिकाओं मातृ कोशिकाओं से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब प्रत्येक कोशिका एक बड़ी कोशिका होती है जिसमें सघन जीवद्रव्य तथा एक केंद्रक होता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 बीजाणु बनते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात क्या होती है गुरु युग्मक जनन की, समझाते हैं इसको, घबराइएगा नहीं। तो गुरु बीजाणु से पूर्व भ्रूणकोश बनने तक की सभी क्रियाओं को गुरु युग्मक जनन कहते हैं और अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणु में से एक क्रियाशील होता है जबकि अन्य 3 अविकसित हो जाते हैं और क्रियाशील बीजाणु भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूण बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो देखिए, ये कह रहा है कि सबसे पहले कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के लिए मातृकोशिका यानी कि जो मदर सेल होती है, तो हम मान लेते हैं ये मदर सेल है। ठीक, यहां से क्या होता है गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया, जब यहां से गुरु बीजाणु यानी कि मेन जो अंड होता है उसे बनने की प्रक्रिया होती है तो उसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, यानी कि अंड बनने की जो प्रक्रिया है, ओवम बनने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। अब इसमें एक सघन जीवद्रव्य होता है और केंद्रक होता है, क्योंकि केंद्रक नहीं होगा तो किसी भी कोशिका को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। केंद्रक ही होता है कोशिका को कंट्रोल करता है। अब गुरु बीजाणु जनन
में जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 बीजाणु बनते हैं। 4 बीजाणु का मतलब कि इसी को अगर हम आगे समझे तो ये कुछ इस प्रकार से 4 हिस्सों में बट जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि हाफ हाफ का, इसका आधा इसका आधा। तो इससे जो हो गए 4 बीजाणु बने। अब ये 4 बीजाणु जो बने तो इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है कि युग्मक जनन की होती है। तो जो गुरु बीजाणु होता है इससे पूर्व भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रॉयसेक बनने तक की सभी क्रियाओं को गुरु युग्मक जनन कहते हैं। यानी कि जो ऊपर पहले के भाग को हमने समझा, उस भाग के बाद में समझिए ये बीजाणु जनन हो रहा है। इसमें अधिकांश जो पुष्पी पादप हैं ये क्रियाशील होते हैं, बाकी 3 जो होते हैं वो अविकसित हो जाते हैं। यानी कि इनमें से जो 3 भाग होता है वह 3 भाग हमारा किसी काम का नहीं होता। ये किसी काम का नहीं होता, एक भाग होता है जो कि इसमें से विकसित होता है और इसी के विकसित होने से भ्रूण बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये तो थी कुछ बातें जो कि पुष्प के मादा भाग के बारे में थी। अब समझ लेते हैं कि निषेचन के पूर्व कौन कौन सी घटना घटित होती है। ठीक है, तो निषेचन का मतलब होता है कि भाई जो परागकण होता है, परागकण का ओवरी तक में यानी कि अंड तक में पहुंच जाना, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। ठीक है, तो निषेचन के पहले की कौन सी प्रक्रिया होती है? युग्मक जनन, जो कि अभी हमने देख लिया। दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है स्थानांतरण का। जब युग्मक जनन हो गया यानी कि मेल में परागकण बन गया और फीमेल में ओवम यानी कि अंड बन गया, जो कि अंडाशय में रहता है। तो अब क्या होता है कि जो परागकण है उसका स्थानांतरण होता है। यानी कि स्थानांतरण का मतलब कि फूल के एक भाग से दूसरे भाग में जाने की प्रक्रिया। यानी कि जो अभी इस तरीके से जो भाग देख रहे थे हम लोग, इस तरीके का भाग था और इसके साइड से ही एक इस तरीके से भाग बना हुआ था, तो उसको हम लोग कह रहे थे खाई एक परागकण है, ये एक हमारा परागकण है। अब ये जो परागकण है ये कहाँ पे जाएगा? ये ओवरी में यानी कि अंडाशय में जाएगा। अंडाशय में जाने के लिए इस वर्तिकाग्र से होकर के वर्तिका के सहारे यहाँ इस अंडाशय में जाएगा, यानी कि अंडाणु तक पहुंचेगा। तो इसी पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है परागण। अब परागण क्या होता है? पराग कोशों से मुक्त होकर के उसी जात के पौधे के जायंग, यानी जायंग का मतलब वही स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ये ऊपर वाला जो भाग होता है, इसी ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। तो यहां तक, यदि यहां से यहां तक पहुंचने की प्रक्रिया हो गई तो इसी को हम कहते हैं परागण। ये जो परागण होता है यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण। जब एक पुष्प के परागण को उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थित पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। देखो, एक फ्लावर है, कोई एक फूल है, तो उस फूल के मादा भाग में यदि नर भाग से यानी कि पुंकेसर से परागण होता है तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं, चाहे वो एक ही फूल में हो या एक ही पौधे के दूसरे वाले फूल में हो। ठीक है, एक फूल में ही आपस में हो जाए या एक पौधे के दूसरे फूल में हो जाए तो इसे स्वपरागण कहेंगे। दूसरा होता है परपरागण, इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक पुष्प का परागण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे परपरागण कहते हैं। यानी कि सेम, जैसे अगर सरसों का है तो सरसों के फूल के एक पौधे से दूसरे पौधे पर पहुंचे, या फिर अगर आम का है तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर यानी कि सेम प्रजाति के पेड़ पर पहुंच जाए, यानी कि जो बौर आते हैं पहुंच जाए। गेहूं है तो एक से दूसरे में पहुंच जाए, इसी को कहेंगे परपरागण। परपरागण कई माध्यमों से होता है और यह पौधों के लिए उपयोगी होता है। रीजन क्या होता है कि जब परपरागण होता है तो अलग अलग जो लक्षण होते हैं पौधों के एक से दूसरे में पहुंचते हैं, तो उससे क्या होता है? एक नए किस्म के बीज का जन्म होता है। तो इसीलिए परपरागण जो होता है वह उपयोगी होता है। परपरागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना माध्यम के एक जगह से दूसरी जगह पे परागकण नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे मान लेते हैं यदि हमको यहाँ जो हमारा मेल भाग है यानी कि जो पुंकेसर है, यहाँ से इस स्त्री केसर वाले भाग यानी कि वर्तिकाग्र तक के किसी
परागकण को पहुंचाना है तो इसके लिए ऐसे तो जाएगा नहीं, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये माध्यम कुछ अलग अलग से हो सकते हैं। कौन कौन से हैं चलिए उनको हम देख लेते हैं। तो ये कुछ है वायु, कीट, जल एवं अन्य जंतु की आवश्यकता होती है कि इस तरीके के परागण को कराने में। कौन कौन सी होती है आइए देख लेते हैं। तो परागण की जो विधियां हैं वो कुछ इस प्रकार की हैं। कौन कौन सा? पहला होता है वायु परागण, यानी कि वायु के द्वारा परागण। जब हवा चल रही होती है तो एक तरफ से उड़ करके जो पराग के कण होते हैं दूसरे फूल तक पहुंच जाते हैं, तो इसे कहा जाता है वायु परागण। दूसरा होता है कीट परागण। जब छोटे छोटे कीट फूलों के एक भाग पे बैठते हैं तो उनके जो पैर होते हैं, पैरों में छोटे छोटे संरचना यानी कि रेशेनुमा संरचना होती है, उसी में चिपक जाते हैं। तो ये जब दूसरी जगह दूसरे फूल पे बैठते हैं तो वहां से ये परागण का कार्य को संपन्न कराते हैं। तीसरा होता है जल परागण। जल परागण क्या होता है कि जो जली पौधे होते हैं उनमें जल परागण होता है। जैसे जलकुंभी हो गया, तो ऐसे जलकुंभी वाले जो पौधे होते हैं तो इनका जो परागण होता है ये पानी में तैर करके एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते हैं, तो उससे क्या होता है? परागण होता है। नेक्स्ट वन है जंतु परागण। किसी बड़े जानवर या जंतु के द्वारा जब परागण होता है तो उसे जंतु परागण कहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कभी किसी गार्डन में जाते हैं या सरसों का जो फूल लगे होते हैं यानी कि खेतों में लगे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हाथ लगा करके उस पे चलने लगते हैं फूलों पे, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में टच होने लगते हैं जब फूल, तो उससे क्या होता है कि परागण होता है। एक जंतु परागण के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट वन होता है पक्षी परागण। बहुत से पक्षियां होती हैं जो एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर के बैठती हैं, तो इन्हें पक्षी परागण कहा जाता है। नेक्स्ट वन होता है मैकेलोफिलस यानी कि घोंघे के द्वारा परागण। घोंघे के द्वारा भी परागण होता है। यह जल में परागण होता है। ये घोंघे पे जो परागकण होते हैं वो चिपक जाते हैं और दूसरे जब पौधे के फूल के पास में पहुंचता है घोंघा तो वहां पे भी परागण हो जाता है। नेक्स्ट वन होता है चिरोप्टोफिलस यानी कि चमगादड़ के द्वारा परागण। तो चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है, ये भी चमगादड़ क्या करते हैं, एक फूल पर चिपकते हैं या बैठते हैं, तो ये जब उड़ करके दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहां पे भी परागण होता है। इसे हम कहते हैं चमगादड़ के द्वारा परागण या चिरोप्टोफिलस। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम देखेंगे निषेचन और निषेचन के बाद की घटना, कि निषेचन जो होता है तो निषेचन किस प्रकार से होता है, ये हमने आई होप कवर कर लिया, लेकिन इसमें कुछ भाग बचा हुआ है। इसके बाद देखेंगे कि निषेचन की बात की कौन कौन सी घटना होती है, किस प्रकार से फल बनते हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूं और यूपी बोर्ड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरीके के वीडियोस और नोट्स। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए और नोट्स को डाउनलोड करके फोटोकॉपी करा करके उससे तैयारी कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।